नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। कोल्ड स्टोर की लापरवाही, पाकुड़ में 1000 क्विंटल आलू बर्बाद, किसान परेशान। तेरह साल से बंद 100 करोड़ का पॉलिटेक्निक कैंपस पर लगा ताला, सरकारी उपेक्षा हुई बेनकाब। रोजगार पर संकट, 2008 की तर्ज पर ग्रुप डी में स्थायी नियोजन की मांग को लेकर धनबाद रेलवे स्टेशन पर कूलियों का प्रदर्शन। देवघर में पेंशन धारकों को बड़ी राहत, एसबीआई ने शुरू की डिजिटल जीवन प्रमाण सेवा। बिहार में एक बार फिर सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली सीएम पद की शपथ। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। पाकुड़ प्रखंड के कोशिला स्थित कोल्ड स्टोर के संचालक की लापरवाही का खामियाजा पाकुड़ के सैकड़ों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कोल्ड स्टोर में रखे गए किसानों के लगभग 1000 क्विंटल आलू लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। कोल्ड स्टोर का संचालक इफ्तिकार अनियमित बिजली आपूर्ति का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। वहीं वह सहकारिता विभाग और झारखंड स्टेट आदिवासी कोऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड पर क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह बताकर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। चर्चा है कि संचालक इफ्तिकार सत्ता पक्ष के एक नेता का करीबी है, इसलिए प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है। जिन किसानों के आलू बर्बाद हुए हैं, वे शासन प्रशासन से सरकारी मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि दूसरे फसलों को उपजाकर अपनी स्थिति में सुधार ला सके। सर मेन तो बिजली का प्रॉब्लम है सर, और दुर्गा पूजा से पहले पहले लगभग 15 दिनों के लिए बिजली था ही नहीं, लगभग 3 से 4 घंटा ही मिलता था, और उसी कंडीशन में इस तरह का आलू सड़ा है सर। इससे पहले तो लगभग सब ठीक ही था। कितना बड़ा नुकसान हुआ है? हमारे यहाँ लगभग 23,000 पैकेट आलू था, जिसमें से मान के चलिए 50 से 60% लगभग खराब हुआ है। हाँ, आपका सर कुछ महुआ फूल है और खजूर है और सेब भी रखा गया था, अंगूर था सीजन में, तो उस समय कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब सारा ठीक है। आलू के अलावा और किसी में नुकसान नहीं हुआ है, बाकी सारा ठीक है। इस किसान अब सर देखते हैं आगे क्या होती है। हम लोग तो मान के चलिए स्टोर का स्टाफ है, क्या रेट लेते हैं? 100 रुपये पर पैकेट के हिसाब से रखा गया था भाड़ा। यो किसान आलू नहीं वो नहीं, सब कुछ है नहीं। हम लोग तो जब देखें इस तरह कंडीशन है तो फिर मैक्सिमम लोगों को छोड़ना पड़ा। कुछ जब निकाला था पहले तो कुछ मिला था। वहीं हजारीबाग से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 100 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के दरवाजे 13 साल के बाद भी छात्रों के लिए नहीं खुले हैं। 2012-13 में पूरी तरह तैयार हुआ यह आधुनिक कैंपस आज भी ताला बंद पड़ा है और सरकारी लापरवाही की वजह से जर्जर होने की कगार पर आ चुका है। कागजों पर संचालित दिखाए जाने वाले इस संस्था में ना प्राचार्य है, ना शिक्षक है और ना ही एक भी विद्यार्थी। तैयार इमारतें, धूल खाती लैब, खाली हॉस्टल, सब कुछ बस उपेक्षा और इंतजार की कहानी बयां कर रहे हैं। आखिर 100 करोड़ की यह परियोजना 13 साल बाद भी क्यों नहीं शुरू हो पाई? कैंपस का इस्तेमाल शिक्षा के लिए नहीं बल्कि बीएसएफ और अन्य बलों के प्रशिक्षण स्थल के रूप में क्यों प्रयोग में आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारीबाग के युवाओं के तकनीकी शिक्षा के सपने ऐसे ही अधूरे रह जाएंगे? दुर्भाग्य है इस राज्य का कि ना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का इनका सोच है, ना पॉलिटेक्निक में लड़का लोग आगे बढ़े, अनपढ़ बनकर रहे, गंवार बनकर रहे, और ठेकेदारी के लिए ये सब योजना बना था। और ठेकेदार भी एक समय में वहाँ के ग्रामीणों पर केस भी किया था, रंगदारी केस का। उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलवार में हम गए थे और वहाँ भी समझौता हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। लेकिन इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से हम कहेंगे, हेमंत सोरेन जी से, कि हेमंत सोरेन जी,
पॉलिटेक्निक चालू करके उद्घाटन करके यहाँ के लड़के को जीवन संवारने का काम कीजिए। हर चीज बांट के ले सकता है, धन ले सकता है, दौलत ले सकता है, लेकिन शिक्षा कोई बांट कर ले नहीं सकता है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही समाज का सुदृढ़ और मजबूत समाज का निर्माण करने में आपको सहयोग करेगा। आधुनिकता की दौड़ में अपनी आजीविका पर संकट झेल रहे रेलवे कूलियों ने गुरुवार को धनबाद रेलवे स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय कूली मोर्चा के बैनर तले एकजुट होकर इन कूलियों ने सरकार से साल 2008 की तर्ज पर ग्रुप डी में स्थायी नियोजन और समायोजन की मांग की है। उन्होंने रेलवे में समायोजन और रोजगार की मांग को लेकर रेलवे बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे कूलियों ने बताया कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल 2008 में कूलियों को ग्रुप डी में नियोजन देकर रेलवे में शामिल किया गया था, उसी तरह वर्तमान में भी उन्हें स्थायी नियोजन दिया जाए। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण के वजह से वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन कूलियों की आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है। कूलियों का कहना है कि स्टेशन पर चल रहे बैटरी चालित वाहन यात्रियों के साथ उनके सामान की ढुलाई भी कर रहे हैं, जिससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है और परिवार के भरण पोषण में कठिनाई आ रही है। अब देखना यह है कि रेलवे बोर्ड उनके ज्ञापन पर कब संज्ञान लेता है और वर्षों से सेवा दे रहे इन कूलियों के लिए स्थायी रोजगार का रास्ता कब खुलता है। कूली हम सब यहाँ 102 हैं सर, और हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारा स्टेशन पर कोई अब रोजगार नहीं रह गया। हम लोग का बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है, भूख के कगार पर हैं। रेल मंत्री भारत सरकार से हम लोग निवेदन यही चाहते हैं कि 2008 की तरह हम लोग का जिसे रेलवे में नियोजित किया गया था उसी तरह हम लोग का भी नियोजित किया जाए। हमारा स्टेशन में लिफ्ट, एक्सीलेटर, ट्रॉली आ गया है, इसी कारण से हम लोग का रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने हमें ग्रुप डी का 2008 में नौकरी दिए थे, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी हम। देवघर में 20 नवंबर 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन धारकों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर केंद्रित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मौजूद एसबीआई के महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल ने बताया कि पहले पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फिजिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें कई तरह की दिक्कतें आती थी। अब बैंक ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाकर बड़ी राहत दी है। पेंशन धारक आसानी से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बैंक की लोन सुविधाओं को भी अब मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं और ज्यादा सुगमता से मिल रही है। आज भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज यहाँ पर हमारे जितने भी पेंशनर्स भोगी हैं, पेंशन साथी, उनके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण के थ्रू के कैंप आयोजन कर रहा है, जिसमें हमारे जितने भी सम्मानीय पेंशनर्स भोगी हैं उनको यह समझाया जा रहा है कि कैसे जीवन प्रमाण दिया जा सकता है। उनकी मदद की जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है, जीवन प्रमाण दिया भी जा रहा है, ताकि हमारे बहुत सारे पेंशन साथी हैं जो नहीं जानते, उनको बताया जा रहा है। और भविष्य में कोई पेंशन साथी आगे से बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने घर बैठे जीवन प्रमाण और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट खुद बैठे दे सकता है, ताकि समय पर उनकी पेंशन आ सके। क्योंकि पहले ये पाया गया है कि बहुत सारे पेंशनर्स की नहीं आ पाते थे बैंक में, जिसकी वजह से उनकी पेंशन रुक जाती थी। और इस वजह से आज हमने यह कैंप आयोजित करके जागरूकता अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद गुरुवार को गांधी मैदान में ऐतिहासिक समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को फिर से उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए के साथ सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता भी उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक दिन को बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें एनडीए के मजबूत नेतृत्व और व्यापक जन समर्थन को मजबूती मिली है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। प्रतिज्ञान
करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बधाई। हजारीबाग का करजन ग्राउंड, जो हजारों लोगों की सुबह शाम की वॉक और व्यायाम का प्रमुख स्थल है, अब अपनी बदहाल व्यवस्था के कारण चर्चा में है। मैदान में मौजूद बाथरूम की दयनीय हालत और सफाई की अनदेखी लोगों की नाराजगी का कारण बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय मैदान पर भारी भीड़ होती है, लेकिन बाथरूम गंदे होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति खतरनाक भी साबित हो सकती है। लोग निगम प्रशासन से मैदान की साफ सफाई और बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बाथरूम यहाँ पे जो इसका ओनर होगा, सबसे बड़ी बात है कि जो करता रहता है उनको आके देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है, मतलब कि इंक्वायरी लेना चाहता है। यहाँ का कोई इंक्वायरी नहीं लेता है। ठीक है, सरकार थोड़ी ना आएगा कि यहाँ देखने के लिए। कैसी है बाथरूम की स्थिति? बहुत खराब है बाथरूम। कितने बाथरूम होंगे लगभग? यहाँ पे है कि आपका 4-5 गो है। सारी की स्थिति रही है। हमें देखिए, वहाँ पर कई सारे गंदे हैं और नशीली पदार्थ भी वहाँ देखने को मिले, नशीले अड्डे भी बन चुके हैं। वो बात तो सही है, क्योंकि यहाँ गार्ड वगैरह का सारा सुविधा भी दिया है सरकार, मगर यहाँ के जो यहाँ करता रहता है कि वही यहाँ ढील करके रखा हुआ, तो तब नहीं सीख रहा है। हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब क्या, बाहर ही जाना पड़ता है। जिला मत्स्य विभाग की ओर से पंचेत डैम के सावलापुर क्षेत्र में 2 दिवसीय उंगली का मछली संचालन कार्यक्रम शुरू हुआ। स्थानीय किसानों से खरीदी गई कुल 7 लाख उंगली का मछलियां जलाशय में छोड़ी गई, जिसमें 6 लाख मेजर कार्प और 1 लाख जॉर्ज कार्प शामिल है। जिला मत्स्य पदाधिकारी उषा किरण ने बताया कि सरकार हर साल मछुआरों और विस्थापितों की आजीविका को मजबूती देने के लिए उंगली का मछली छोड़ती है। इस पहल से स्थानीय परिवारों की आमदनी बढ़ेगी और मत्स्य उत्पाद में भी सुधार होगा। जलाशय संचयन योजना के तहत आज मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन के तीसरे दिन के कार्यक्रम में आज पंचेत डैम में मत्स्य विभाग के द्वारा 7 अंगुलिकाओं का संचयन कराया गया। ये सांवलापुर का है, सांवलापुर एरिया है। यहाँ पे सांवलापुर जलाशय स्तरीय समिति बनी हुई है। समिति के जो सदस्य हैं उन लोगों को के लाभ के लिए ये यहाँ पर मछली हम लोग डलवाए हैं, ताकि उनका आजीविका बनी रहे। यहाँ पर ग्रामीण युवा विकास बोल के एगो हम लोग का सोसाइटी है पंचेत डैम में, और यहाँ पर सरकार द्वारा मछली IMC छोड़ा जा रहा है डैम में, पंचेत डैम में। यहाँ पर 6 लाख आपका रोहू मिर्ग ये सब छोड़ा और 1 लाख आपका ग्लास कप छोड़ा है। ये जैसे किसान लोग यहाँ पर मछली मारकर अपना रोजी रोटी चला रहा है, उसको लेकर सरकार सोच रही है कि मछली मारकर अपना जीवन। ईस्ट बर्धमान जिले के जमालपुर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह शव मोहनपुर सर्विस रोड से सटे भीम गेट के पास सड़क किनारे पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने यह देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर जमालपुर और मेमारी पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और मौत के कारण की भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाई है। जमालपुर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। এখানে আমি এসে দেখলাম এখানে একটু অজ্ঞাত পরিচয়ের লাশ পড়ে আছে। একটা পুলিশ এসে লাশটা উদ্ধার করেছে। আমি এটুকু দেখেছি। এটা কোন থানা পড়ছে? এটা জামালপুর থানা
মালিকাতে পড়ছে এটা। হ্যাঁ, এই জায়গাটা কি নাম? এটা হচ্ছে মোহনপুর গ্রামে প্রবেশ পথ। কোনখানটায় পড়েছে? সার্ভিস রোডে আমাদের যে ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে, সার্ভিস রোডের গায়ে ভিমেন গেট সংলগ্ন মোহনপুরের রাস্তাটা যেখানে ঢুকছি গ্রামের প্রবেশ পথের মুখেই এখানে একটা। पानागढ़ में युवाओं को खेल से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित पानागढ़ प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 2 महीने पहले हुए ऑक्शन के बाद शुरू हुई इस लीग में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच के दौरान बंगाली फिल्म अभिनेत्री एवं तृणमूल कांग्रेस MLA सायंतिका बनर्जी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंची। इस दौरान सायंतिका ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि अगर मुख्यमंत्री मेले कराती है और इससे लोगों को खुशी व रोजगार मिलता है तो इसमें बुराई क्या है। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।